हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, इसके अंदर किन किन टाइप को हम यूज़ करते हैं। देखते हैं। A measure of central tendency is a single value that is used to represent an entire set of data. Means कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो हमारे होल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो नोन एज एन एवरेज। मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को और क्या कहा जाता है कि एवरेज। मान लो हम हर एक डेटा को रिप्रेजेंट ना करके बल्कि उसका एक ओवरऑल बता दें। कई बार क्या होता है कि डेटा इतना बड़ा होता है, हम उसको रिप्रेजेंट करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। हम एवरेज से या उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के बता सकते हैं कि एवरेज इतना है, मेजरमेंट एवरेज इतना है। ओके, द 3 मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस आर। क्या क्या हो जाते हो? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जो कि हम एंटायर चैप्टर के अंदर इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन को भी, मीडियन को भी, मोड को भी, पूरा का पूरा चैप्टर इन तीनों के ऊपर ही बेस है। देखते हैं एसेंशियल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इट शुड बी रिजिड डिफाइन, कि हमें इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए, क्लियरली हमें डिफाइन करना चाहिए। जो हमने जो डेटा हमने कलेक्ट किया, उससे जो इंफॉर्मेशन निकाली है उसको इंटरप्रेट अच्छे से करना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, कि ये नहीं होना चाहिए कि हमने ओवरऑल बस उसको ऊपर से मोटा मोटा देखा और उससे कैलकुलेट करके उससे मतलब एवरेज लगाया और हमें बता दिया। नहीं, किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? एवरेज शुड बी कैलकुलेटेड by taking into consideration each and every item of the सीरीज बना लेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से हम डेटा को लिख लेंगे, उसको हर एक आइटम को कंसिडर करते हुए हमें एवरेज निकालना चाहिए। इफ इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन इट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नंबर। अगर हमने उसको पूरी ऑब्जर्वेशन को प्रॉपरली तरीके से बेस बना के नहीं चले, हर एक आइटम को हर सीरीज के अंदर से हमने ध्यान में नहीं रखा, तो जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है। थर्ड वन, इट शुड नॉट अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम वैल्यू, कि जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी निकाली है, एवरेज निकाला है, जितने भी एक्सट्रीम वैल्यू होते हैं, जो आउटर वैल्यूज होती हैं, उनसे कभी भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। द वैल्यू ऑफ एन एवरेज शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम वैल्यू। वन और टू वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज वैल्यू शुड नॉट अनड्यूली अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ द एवरेज सिग्निफिकेंटली, कि जो लार्ज वैल्यू हो तो चाहे वो छोटी वैल्यू हो, वो कभी भी जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने डेटा कलेक्ट किया, जो उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, कभी भी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। फोर्थ, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूटेबल। कैसा होना चाहिए जो डेटा हमने कलेक्ट किया, जिससे हम एवरेज निकालना चाहते हैं, जो हमें सिंपली मेथड यूज करना चाहिए, जिससे सामने वाले को, यूजर को समझ में आ सके और वो इजीली उसको कंप्यूट कर सके उस फॉर्मूले को यूज करके। द वैल्यू ऑफ एन एवरेज शुड बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग अ सिंपल मेथड विदाउट रिड्यूसिंग इट्स एक्यूरेंसी एंड अदर एडवांटेजेस। ठीक है। इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। किससे कंपेयर करनी चाहिए? हमें इस योग्य होनी चाहिए कि उससे हम जो मैथमेटिकल और स्टैटिकल एनालाइज को एक्सपेंड कर सके। किसके अकॉर्डिंग? उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। मीन्स कैलकुलेशन और मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, इन सब का हमें फर्दर यूज करना चाहिए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। बहुत ही कम अफेक्ट पड़ना चाहिए
किसका, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का, जो हम बार बार सैम्पलिंग कर रहे हैं उनका, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनका बहुत ही कम इसके ऊपर इफेक्ट होना चाहिए। एन एवरेज शुड पोजेस सैम्पलिंग स्टेबल if we take 2 or more samples from a given population and computed average for each, then the value thus obtained from different samples should not differ much from each other। जो हमने सैम्पलिंग के लिए जो वैल्यूज़ रखी हैं, ऑब्टेन की हैं अलग अलग, उनके बीच में इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि हम उनसे एवरेज ना निकाल सकें। ओके, सो ये थे हमारे जो एसेंशियल होने चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते टाइम। अब बात करेंगे कि इसके फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कि हम एवरेज क्यों निकालते हैं, किस उद्देश्य से निकालते हैं। फर्स्ट वन, टू प्रेजेंट ह्यूज डाटा इन समराइज फॉर्म, ताकि इतना बड़ा जो डाटा होता है हमारे पास उसको हम एक सिंपली तरीके से छोटा करके रिप्रेजेंट कर सके, उसकी समरी निकाल के। It is difficult to grasp a large amount of data or number figure. Average summarize such data into a single figure. कि हम इतने बड़े डाटा को, इतने नंबर्स में फिगर को हम सिंपली फिगर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, क्योंकि उसका समराइज कर दिया ना हमने। विच मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ताकि वो समझ में आ सके और याद रह सके। ओके, सेकेंड, टू फैसिलिएट कंपेरिजन, ताकि कंपेयर कर सके, कंपेरेटिव स्टडी कर सके, जितना भी हमने एवरेज निकाला है वो कंपेरेबल होना चाहिए। एवरेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग कंपेरेटिव स्टडी एज दे रिड्यूस द मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा टू ए सिंगल फिगर और एस्टिमेट। कि जो हमने इतना स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा किया था, एवरेज किस चीज़ में हेल्प करता है, उसको कंपेयर कर सके, क्योंकि एवरेज तो क्या कर देगा, उसको सिंगल फिगर बना देगा और एस्टिमेटेड बता देगा, उससे हम इजीली उसको कंपेयर कर पाएंगे। ओके, टू फैसिलिएट फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस, कि क्या प्रोवाइड करवा के चलता है, स्टैटिकल एनालाइज करने में फैसिलिटी देता है। सो जितने भी स्टैटिकल टूल होते हैं वेरियस टूल ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालाइज लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, कोरिलेशन आर बेस्ड ऑन एवरेज। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और कोरिलेशन निकालते हैं, उनके लिए एवरेज निकालना कंपलसरी होता है। इसीलिए अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम इजीली ही स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन कर पाएंगे। ओके, फोर्थ, टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप, किन चीज़ों को ट्रेस कर पाएंगे, हम फॉलो कर पाएंगे। एवरेज आर हेल्पफुल एंड इवन एसेंशियल व्हेन इट कम टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ डाटा ऑन वेरिएबल्स, कि जो एवरेज हेल्प करता है किसमें, किसको एसेंशियल करने के लिए, जो हमने रिलेशनशिप अलग अलग ग्रुप और अलग अलग डाटा के बीच में एस्टेब्लिश किया था उनको समझने में हेल्प करता है। ठीक है। फिफ्थ, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और हेल्प करेगा ताकि हम अच्छे से डिसीजन ले सकें। मतलब जो एवरेज डाटा हमने कलेक्ट किया है, एवरेज निकाला, वो गाइडलाइन होता है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। सो हमने जो डिसीजन लेना है, चाहे वो रिसर्च के लिए हो चाहे वो प्लानिंग के लिए हो, वो सारा का सारा किसके ऊपर बेस होता है, एवरेज के ऊपर बेस होता है। ओके, सो ये थे ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई तो प्लीज़ हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी क्लासेस को लाइक करें। आपकी कोई क्यूरी है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।